जय हिंद कैडेट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय एकता व अखंडता भाग 1। आइए राष्ट्रीय एकता क्या है यह संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाली व्यक्तियों की पारस्परिक संबंधों तथा उनको या उनके मन में जो अपने देश के प्रति निष्ठा होती है उसे व्यक्त करती है। जब राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अपने हितों से राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं तथा राष्ट्रीय मूल्यों व मान्यताओं के संबंध में एकमत होते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं। संक्षेप में राष्ट्रीय एकता एक मनोभाव है, निष्ठा और भक्ति की एक भावना है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। ये है राष्ट्रीय एकता से संबंधित अवधारणा। आइए अब इसको और समझने का प्रयास करते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता अथवा अखंडता का क्या अर्थ होगा? हम सब जानते हैं कि भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों और संस्कृतियों का अजायब घर है। जिस प्रकार अजायब घर में भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी रहती हैं, विचित्र विचित्र वस्तुएं रखी रहती हैं, उसी प्रकार भारत में भी अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, जिनकी वेशभूषा, भाषा सब अलग अलग है, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत को धर्मों, जातियों, संप्रदायों और संस्कृतियों का अजायब घर कहा गया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि हमारे देश में निवास करते हैं, परंतु इस स्थिति में भी हमारा देश एक राष्ट्र है तथा यहाँ के निवासी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। संप्रदाय अलग हैं, सोच अलग है, राज्य अलग अलग हैं, फिर भी हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, एक है, और प्रत्येक निवासी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना है, राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना है और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है। आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता की क्या आवश्यकता है। कैडेट्स, राष्ट्रीय एकता व अखंडता सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के लिए बहुत आवश्यक है। हम शांति एवं सुरक्षा का आनंद तभी ले सकते हैं जब देश के लोगों के सभी संप्रदायों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना का माहौल हो। सारे प्रयास शांति, सौहार्द और विकास के लिए होते हैं। यदि देश में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं होगा तो कोई भी देश क्षमा कीजिए, विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह कोई पहचान नहीं बना पाता है। ये गलती से हमरा छप गया है, इसे हमारा पढ़ें। साथ ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभावी भूमिका हम तभी निभा सकते हैं जब हमारा अपना देश मजबूती के साथ खड़ा हो। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। तो इन चीज़ों के लिए राष्ट्रीय एकता व अखंडता आवश्यक है। किन चीज़ों के लिए? सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मजबूत भूमिका निभाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़
हम अपनी संप्रभुता को भी तभी सुरक्षित रख सकते हैं। यदि देश में गृह युद्ध का माहौल होगा, राज्य आपस में लड़ेंगे, संप्रदाय आपस में लड़ेंगे, तो ना तो हम शांति और सौहार्द का आनंद ले सकते हैं, ना हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान मिल सकती है, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कोई भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखना आसान काम नहीं है। इसको बाधा पहुंचाने वाले अनेक तत्व हैं जिन पर हम गौर करते हैं। कौन कौन से तत्व इसमें बाधा पहुंचाते हैं? सर्वप्रथम हमने लिया है भाषा को। भाषा अथवा लैंग्वेज। अपनी भाषा के प्रति असीम प्रेम व अन्य भाषाओं के प्रति असम्मान दिखाना राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ एक आम राष्ट्रीय भाषा जो सभी को स्वीकार्य हो, इसका पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए। यही आम राष्ट्रीय भाषा संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है तथा भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर सकती है। दूसरा जो तत्व है जो राष्ट्रीय एकता व अखंडता में बाधा पहुंचाता है वह है जातिवाद, कास्टिज्म। आमतौर से यह समाज में हर जगह और जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जातिवाद। अतः जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना भी राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। जाति के आधार पर भेदभाव कानूनी अपराध है और इसे पूरी सख्ती से दबाया जाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को उसकी जाति की परवाह किए बिना समान अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा जो बाधक तत्व है वह है निरक्षरता, इलिटरेसी। कैडेट्स, शिक्षा व्यक्ति को सभ्य बनाती है। भारत की प्रायः आधी जनसंख्या निरक्षर है और एक निरक्षर व्यक्ति अपना व देश का भला बुरा ठीक से नहीं समझ सकता। प्रायः शहरों के लोग साक्षर व गांव कस्बों के लोग कम पढ़े लिखे व निरक्षर होते हैं। इस प्रकार देश में समाज के दो अलग अलग वर्गों का निर्माण होता है जो राष्ट्रीय एकता में बाधा डालता है। यदि संपूर्ण देश के लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों तो यह बाधा दूर हो सकती है और हमारा देश और भी मजबूत हो सकता है। उसकी एकता और अखंडता को और भी अधिक मजबूती मिल सकती है। चौथा बाधक तत्व है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। धर्म अथवा पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के साथ भेदभाव अथवा असहिष्णुता, उसको सहन नहीं करने की भावना रखना भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी बाधा है। आमतौर से कई राजनीतिक दल धर्म व संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं। ये आपने चुनावों में देखा होगा। जो नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके भाषणों में भी ये परिलक्षित होता है क्योंकि उनको स्वार्थ साधना होता है। लोगों को उनकी इन चालों को समझना चाहिए, साथ ही उसे विफल भी कर देना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को चाहिए कि वे परस्पर सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहें और साथ ही राष्ट्र धर्म को ही सर्वोपरि माने। अगला बाधक तत्व है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय विविधताएं विद्यमान हैं। कुछ ही कोस पर पानी भी बदल जाता है और भाषा भी बदल जाती है और क्षेत्र भी बदल जाता है। प्रायः लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रति विशेष प्रेम तथा उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं तथा अन्य क्षेत्रों के साथ
सौतेला व्यवहार करते हैं। यदि राजस्थान की दृष्टिकोण से सोचें तो आप देखिए यहाँ क्षेत्र बन रखे हैं। शेखावाटी अलग है, हाड़ौती अलग है, ढूंढाड़ अलग है। तो उसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक राजनेता व अफसर भी अपने अपने क्षेत्रों में अधिक विकास करना चाहते हैं। इस प्रकार का जो क्षेत्रीय भेदभाव है वह राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा है। सभी भारतीयों को संपूर्ण भारत के सभी क्षेत्रों को एक समान समझना चाहिए तथा इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला जो बाधक तत्व है उग्रवाद, इससे सब परिचित हैं। अधिकतर लोग इसे आतंकवाद के नाम से जानते हैं। देश के विभिन्न भागों में चल रहे जो उग्रवादी आंदोलन हैं ये भी राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा हैं। इन आंदोलनों से क्या होता है कि बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, भय का वातावरण बनता है, उद्योग धंधों का नुकसान होता है और सरकारी संपत्ति की हानि होती है। कई बार ये किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोगों की हिंसा भी करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोग भोले भाले नौजवानों को बहकाकर उग्रवाद और हिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार के लोगों और उनकी गतिविधियों के प्रति जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और उग्रवाद को समाप्त करने के कारगर उपाय किए जाने चाहिए। तभी देश की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रह पाएगी, बनी रह पाएगी। अगला तत्व हमने लिया है जो बाधक तत्व के रूप में सामाजिक असमानता, सोशल डिस्पैरिटी। समाज के विभिन्न वर्गों व जातियों में परस्पर तथा अंदरूनी सामाजिक असमानता भी राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा है। समाज में सभी लोग समान नहीं हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई तथाकथित उच्च जाति का समझा जाता है, किसी को तथाकथित निम्न जाति का कहा जाता है। कोई बड़े पद पर विराजमान है, कोई छोटे पद पर विराजमान है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है। तो ये सब असमानता के अलग अलग स्तर हैं। सामाजिक असमानता कई स्तरों पर हो सकती है। वैचारिक स्तर पर भी हो सकती है, वेशभूषा के स्तर पर भी हो सकती है, रहन सहन के स्तर पर भी हो सकती है। किंतु तात्पर्य क्या है कि इस सामाजिक असमानता के कारण तनाव व द्वेष बढ़ता है, जो संघर्ष व हिंसा का कारण बनता है। अतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि समाज के सभी वर्गों का एक समान उत्थान हो सके, जिससे कि समानता की भावना को बल मिले और सभी एकजुट होकर समान भाव से राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दे सकें और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रख सकें। आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आज का गृह कार्य बहुत साधारण है कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता क्यों आवश्यक है। इसी पाठ को, इसी लेसन को पढ़ने के दौरान ये बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता क्यों आवश्यक है। आपको अपनी स्मरण शक्ति पर जोर डालना है और इसका उत्तर लिखना है, ताकि बी प्रमाण पत्र की परीक्षा हो तो आप उसमें ये लिख पाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।